नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। अब हम जो लास्ट हमने शक्तिपीठ के दर्शन किए थे वो चामुंडा देवी के दर्शन किए थे। उसके बाद हम लोग धर्मशाला में मैक्लोडगंज के लिए कूच कर गए हैं। तो मैक्लोडगंज आने के लिए आपको 40 रुपये पहले बस का किराया देना पड़ेगा, फिर वहाँ से 25 रुपये आपको शेयरिंग वाले ऑटो मिलेंगे या गाड़ी मिलेगी, वहाँ से आप टोटल 65 रुपये आपके लग जाएंगे। आप मैक्लोडगंज पहुँच जाएंगे। मैक्लोडगंज में अब ये चौराहा नहीं कहते, ये 5 रास्तों का जॉइनिंग पॉइंट है। जैसे हमारे यहाँ चौराहा होता है, ऐसे ही ये 5 रास्तों का पॉइंट है। तो जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, जब इस क्रॉसिंग पॉइंट को क्रॉस करके सीधे चले जाएंगे तो आप दलाई लामा पहुंच जाएंगे। दलाई लामा मंदिर, सॉरी, दलाई लामा मंदिर आपको पता ही है। यहाँ पर सारा इस पूरे एरिया है सारा तिब्बती संस्कृति का प्रभाव है। और यहाँ पर 1959 के बाद जब तिब्बती निर्वासित सरकार और दलाई लामा यहाँ बसे, चाइना के आक्रमण करने के बाद, तो यहाँ पर पूरा ये तिब्बती एरिया हो गया है और यहाँ पर पूरी तिब्बती एरिया का प्रभाव है। तो मैक्लोडगंज का ये मंदिर अपने आप में एक महत्वपूर्ण मंदिर है और यहाँ पर जब लोग आते हैं दर्शन के लिए तो यहाँ पर ज़रूर दलाई लामा मंदिर ज़रूर जाते हैं। और ये एक बहुत ही प्रभावी क्षेत्र है जहाँ पर आपको भी दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो तो दलाई लामा मंदिर में दर्शन के बाद वो 5 पॉइंट है, फिर हम उसी 5वें पॉइंट के जंक्शन पॉइंट में पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे भागसूनाग मंदिर। भागसूनाग मंदिर की बहुत पुराना मंदिर कहा जाता है। 5वें पॉइंट से अब दूसरे पॉइंट की तरफ मुड़ रहे हैं। तो भागसूनाग मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है और इसका नाम प्राचीन राजा भागसू के नाम पर रखा गया था, जो शिव के भक्त थे। और इसका इतिहास आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहेंगे। पढ़ने पर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया है। तो और उन्हीं के नाम पर आगे चल करके भागसू झरना भी बना है जिसमें पानी बहता रहता है। और इसकी स्थापना जो है ये गोरखा राइफल द्वारा की गई थी और ये महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में गिना जाता है धर्मशाला में। तो आप देख सकते हैं। और ये इसमें हिमाचली संस्कृति का प्रभाव दिखता है, जिसमें लकड़ी के बीम, जटिल नक्काशी और ढलान वाली छतें हैं। आप इसमें अभी देखेंगे, इसमें एक पवित्र कुंड भी है जिसमें भक्त लोग नहाते हैं। हम लोग शाम के टाइम पहुंचे थे तो नहा नहीं पाए थे, तो आप देख सकते हैं। और इसकी छतें ढलान वाली होती है क्योंकि पहाड़ी एरिया में बर्फ पड़ती है, पानी पड़ता है, तो पानी छत पर रुके नहीं, क्योंकि अगर पानी छत पर रुकेगा तो फिर वो छत के लिए इसके लिए हार्मफुल होगा। तो सारी छतें ढलान वाली हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये नीला बोर्ड लिखा हुआ है, ये भी इसी मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा हिमाचली संस्कृति में है और बल्कि ये सांस्कृतिक और लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर जब भक्त लोग मैक्लोडगंज जाएंगे तो पहले दलाई लामा मंदिर जाएंगे, फिर भागसू मंदिर जाएंगे और इसी भागसू मंदिर से आगे आप चलेंगे तो भागसू झरना मिलेगा। तो भागसू झरना भी भगवान शिव की कृपा से भगवान भागसू को वरदान मिला था, तो उसी से ये झरना बना और उसी झरने से इस झरने का नाम भागसू झरना पड़ा। तो इसके आगे हम लोग भागसू झरना जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के बाद। अभी आपको मंदिर में एक वो भी दिखाऊंगा मैं, जल स्रोत, जिसमें भक्त लोग आराम से नहाते हैं। तो मैं पूरे आपको मंदिर का व्यू दिखा रहा हूँ। मंदिर देख सकते हैं आराम से है। और बहुत ही पुराना महत्व है। ऐसा नहीं है 50 साल पुराना या 100 साल पुराना हो। ये शनिदेव की प्रतिमा है, यहाँ पर जल चलाया जाता है और शनि मंदिर है। और यहाँ से आप ये इसका वो दे सकते हैं। अभी मैं आपको देखिए, ये शनि मंदिर, ये सारा शनि मंदिर का है, तो आप देखिए और शनिदेव के दर्शन करिए। इसलिए देखिए मंदिर का व्यू ऊपर से हमने लिया है, ये मंदिर का व्यू ऊपर से है। तो आप देखिए पूरा ये मंदिर का व्यू आप देख रहे हैं। इधर ये झरने का व्यू है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो आप पहाड़ी एरिया तो झरने का व्यू और पहाड़ों का व्यू आपने नहीं देखा तो फिर क्या देखा, क्योंकि हम लोग तो प्लेन एरिया, दिल्ली से प्लेन एरिया से चले हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बड़ा सुंदर फ्रेश एयर जो हमें दिल्ली में मिलती नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी। और ये भगवान भागसू, तो पहला दलाई लामा मंदिर हो गया, दूसरा ये भागसू का मंदिर हो गया। और आप ये देखिए, ये गोरखा राइफल्स के द्वारा बनाया गया है। ये यहाँ पर छोटा सा इन्होंने सरयू या सरोवर बना रखा है, इसमें आप नहा सकते हैं। देखिए छोटा सा सरोवर, इसमें नहा सकते हैं। और इसके नीचे ही जाएंगे तो वॉशरूम भी है, जैसे हर जगह मैंने देखा यहाँ पर वॉशरूम भी है। जिसको जरूरत हो वो नीचे जा करके वॉशरूम भी जा सकता है। ये गोरखा राइफल्स के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही आध्यात्मिक और
केंद्र है और पर्यटक जब आते हैं तो इसी के साइड से जब निकल जाएंगे तो अब भागसू झरने के लिए हम जा रहे हैं। देखिए इसी मंदिर की साइड से, आपको अलग नहीं चलना। वो टोटल 5 रास्ते हैं जंक्शन पॉइंट से। तो पहले रास्ते से तो हम आए थे, अब दूसरे रास्ते पर दलाई लामा मंदिर गए, फिर लौट करके आए, तो फिर उसके बगल से जो रास्ता गया है ये भागसू मंदिर के लिए गया और आगे चल करके भागसू झरना। भागसू झरना से हम जब लौटेंगे तो या तो उसी पॉइंट पर लौट सकते हैं, उसी पॉइंट से लौट करके फिर धर्मकोट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये इवनिंग का टाइम है। हम रात को यहाँ पर रुके थे, आप देख सकते हैं। तो हम ये भागसू झरने के लिए जा रहे हैं। देखिए इवनिंग टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, तो आप यहाँ पर झरने का बहुत व्यू देख रहे हैं, कितना प्यारा झरने का व्यू है, आप देख सकते हैं। इवनिंग टाइम हो रहा है और ये फोटो शूट कर रहे हैं। ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपको कैफे भी मिलेगा। इससे आगे कोई पॉइंट नहीं है, यही लास्ट पॉइंट है। इससे आगे टूरिस्ट लोग नहीं जाते हैं। तो देखिए फोटो शूट चल रहा है, देखिए फोटो शूट, पत्थर पर खड़े होकर लोग ले रहे हैं, पीछे झरने का व्यू देख रहे हैं। तो आप भी जब जाएं तो इवनिंग टाइम पर थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इस एरिया में लाइट वाइट है नहीं है, तो आप और कुछ इंसिडेंट भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि दिन के एरिया में, दिन के टाइम में ही जाएं, और दिन के टाइम में जा करके अपने आराम से झरने मंदिर के दर्शन करके दिन के टाइम में लें। अंधेरे में रिस्की होता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट है और स्लिपी एरिया है। देखिए झरने का व्यू बहुत ही क्लोज व्यू लिया गया है और बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, पर कोशिश करें कि दिन के टाइम में जाएं। अब उसके बाद हम उसी पॉइंट पर आ गए। उसी पॉइंट पर आकर के हम कहाँ लिखेंगे, डल लेक के लिए। अब ये तीसरा पॉइंट है, ये डल लेक के लिए जाता है, उसके आगे नैनी हिल जाएगा, और डल लेक से पहले डल लेक पड़ेगा, नैनी हिल पड़ेगा। इसी रूट पर हमारी चर्च भी पड़ेगा, जो बहुत पुराना चर्च है, जो भी कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने चाहिए। ये हमने सारा पैदल कवर किया है, आप भी पैदल कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक टोटल 15-16 किलोमीटर में आप आराम से सारा पैदल में रिटर्न सारा कवर हो जाएगा। सबसे लंबा डिस्टेंस डल लेक के लिए है। देखिए डल लेक अभी सूखा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए डल लेक का नज़ारा, ये सारे पेड़ हैं, लिखा हुआ अभी आपको दिखाई देगा, ये सारा डल लेक का व्यू है। डल लेक आपको जाने में और फिर यहाँ से नैनी हिल जाने में टाइम लगेगा, पर लौटने में उसका बहुत ही, जैसे आपको जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो लौटने में आई थिंक 45 मिनट्स लगेंगे। डल लेक लिखा हुआ है, ये पूरा डल लेक का व्यू है। यहाँ पर डल लेक और नैनी हिल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको व्यू दिखेगा, अच्छा व्यू, माउंटेन व्यू दिखेगा। बाकी ये नहीं है कोई हिस्टोरिकल वो हो, सिर्फ हिली एरिया है, तो आपको व्यू देखने को मिलेंगे। तो आप अपने माइंड में ये लेके जाएं, कोई इमारत, कोई वो ऐसा म्यूजियम टाइप का नहीं है, सिर्फ व्यू देखने के लिए आप जा रहे हैं। तो आप ये व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। अगर आपको रुकना हो तो यहाँ पर होटल्स भी हैं, आप रुक भी सकते हैं। पर ये जो मैक्लोडगंज का एरिया थोड़ा सा मुझे एज कम्पेयर टू अदर एरिया ये थोड़ा महंगा लगा। यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये या 800 रुपये से कम में आपको कमरा नहीं मिलेगा। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखते हुए जाएं। और देखिए पूरा व्यू बहुत ही प्यारा व्यू लगेगा। सुबह के टाइम में फ्रेश एयर इतनी अच्छी मिल रही थी कि पूछो नहीं, हमें पता ही नहीं चला हम कब पहुँच गए। पर ये थोड़ा सा लंबा है एज कम्पेयर टू पैदल चलने में, अराउंड 5। ये देखिए नड्डी हिल के लिए भी आ गए हम। तो टोटल वन साइड से 6 किलोमीटर होगा, लौटने में ये आसान रहेगा, 5.5 से 6 किलोमीटर। देखिए नड्डी हिल है, तो ये डल लेक से 2 किलोमीटर आगे है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखते हुए जाएं। और लिखा है यहाँ पर ड्रिंक फ्रिंक नहीं करें, क्योंकि आदमी में कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत भी वो हो गया तो नीचे ही सीधे गिरेगा और उसको बहुत और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो उसको बचने के लिए आप देखिए यहाँ पर आपको खाने पीने के हर जगह छोटे छोटे ठेल मिल जाएंगे, जहाँ पर आप चाय, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मैगी। आपको मैगी हर जगह मिलेगा, मैगी तुरंत बना कर दे देंगे। और यहाँ पर पता नहीं टूरिस्ट की पसंद है कि इन लोगों की पसंद है कि हर ठेल वाले के हर स्टॉल के ऊपर आपको मैगी जरूर मिलेगा, और वो तुरंत बना कर दे देंगे, क्योंकि मैगी बनाने में कोई गैस का कंजम्पशन नहीं होता, तुरंत बन जाती है। और जो खाने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि हाँ हमने मैगी खा ली। तो आप देखिए ये सारा नैनी हिल का, ये डल लेक का, आप दोबारा लौट करके वापस जा रहे हैं, तो ये डल लेक का व्यू फिर दोबारा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही, आप ये सारा हमने पैदल कवर किया है, तो आप भी चाहें तो पैदल कवर करें, तो ये अच्छा है। देखिए ये सारा डल लेक का दोबारा व्यू आ गया ना। हम लोग जब लौट रहे थे तो रास्ता तो वही रहेगा, तो कुछ लोग रास्ता दूसरा ही बता रहे थे,
पर हमने उसी रास्ते को कवर किया, क्योंकि यहाँ पर रास्ता दूर दूर तक कभी कभार कोई बताने वाला नहीं होता, तो आपको रास्ते में रास्ता भटक भी सकते हैं, और भटक गए तो आप कहाँ निकल जाएंगे आपको आपको खुद भी नहीं पता। यहाँ से बीच में से धर्मकोट के लिए भी रास्ता गया है, पर वो हमने ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाया, हम सीधे उसी जंक्शन पॉइंट पर गए जो 5 पॉइंट वाला जंक्शन पॉइंट है। उसी जंक्शन पॉइंट से फिर हम धर्मकोट के लिए निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं सारा माउंटेन व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है, आपको अच्छा लगेगा जैसे आप लोग सीनरी में देखते हैं वही सारा व्यू है। सारा व्यू के लिए ही हम लोग डल लेक और नैनी नड्डी हिल जाते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। जब हम लौट रहे थे तो हमें ये इको पार्क मिला, ये मतलब 9:30-10 बजे करीब खुलता है, और इसकी अपनी टिकट भी है, पर अभी ये पूरा नहीं चला, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आप चाहें तो इधर ही जाएं, और इधर ही रास्ते में एक चर्च भी पड़ेगा, अभी वो हम दोबारा बताएंगे, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। तो फिर हमने वहाँ से धर्मकोट के लिए हमने पूरे उसके लिए एक टैक्सी करी थी, और टैक्सी से फिर हम पहले धर्मकोट गए, फिर यहाँ पर आए चर्च के लिए। तो ये देखिए धर्मकोट का है, ये हम धर्मकोट पहुँच गए, लिखा हुआ है धर्मकोट। यहाँ पर इजरायली कल्चर के लिए पर हम गए, तो वहाँ पर हमारी कुछ लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मार्च से सितंबर का महीना होता है, और जो अक्टूबर से लेकर के अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, और अक्टूबर से लेकर और मार्च तक यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो गोवा शिफ्ट कर जाते हैं। तो अगर इजरायली कल्चर का देखना हो तो आप इस समय गोवा जाइए, और इजरायली कल्चर को अगर अप्रैल से सितंबर में देखना हो तो आप इधर आइए, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मतलब मैं इसी वजह से यहाँ पर धर्मकोट गया था कि उनके कल्चर को, उनकी फ्रेंडशिप को फील किया जाए, महसूस किया जाए। पर वो यहाँ पर बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया कि अभी वो चीज़ है नहीं है, आपको ये अप्रैल मई जून उस सीज़न में आना पड़ेगा, उस टाइम पीरियड में आना पड़ेगा। तो आप वो देख लीजिए। तो ये है सारी चीज़ें। तो मैं धर्मकोट आया था, फिर धर्मकोट जहाँ हमने काफ़ी अंदर तक गए हैं, तो सारे रेस्टोरेंट सब खाली पड़े हुए थे, और उन सब का व्यू यही था कि हाँ अभी ये नहीं है, आपको अप्रैल से उस सीजन में आना पड़ेगा। तो अब ये हम चर्च पर आ गए हैं, बहुत ही फेमस चर्च है मैक्लोडगंज का। इस चर्च का नाम सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च है, और ये 1959 ईस्वी में जो दलाई लामा जब भारत आए थे, तो और तिब्बती सरकार के भारत आने के बाद मैक्लोडगंज का एक प्रमुख चर्च बन गया है। और इस चर्च में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म की रुचि रखने वाले पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। और इस चर्च के बगल में आप देखेंगे जब जाएंगे, इस बगल के उधर साइड से कब्रिस्तान भी है, और ये पूरा एरिया हरे भरे जंगलों से घिरा भरा हुआ है। इस पर ये सूचना लिखी हुई है कि इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, और ये बहुत पहले से भारत सरकार द्वारा ये एक धार्मिक स्थल घोषित कर दिया गया है। तो मैक्लोडगंज के प्रमुख स्थानों में आपका दलाई लामा टेम्पल हो गया, भागसू मंदिर हो गया, भागसू झरना हो गया, धर्मकोट हो गया, डल लेक हो गया, नड्डी हिल हो गया, और एक चर्च हो गया। तो ये प्रमुख स्थान हो गए। आप इन प्रमुख स्थानों को आप पैदल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑटो भी कर सकते हैं। हमने पैदल ट्रैवल किया, और आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।